नेक्स्ट है विच पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन इज द क्विकेस्ट वे टू सेंड अ मैसेज। ये क्वेश्चन किसी ने क्लास में भी किया था अभी रिसेंटली। ओके, द व्हील, द वाई, चेन और सर्कल। एल्सा, वेरी गुड, क्योंकि इसमें लीडर जो है वो सेंटर में होता है। वेरी गुड, जो लीडर है वो सेंटर में होता है, बाकी सबॉर्डिनेट्स उसके साइड्स पे होते हैं, और हर सबॉर्डिनेट जो है वो लीडर को कम्युनिकेट कर सकता है। सो द व्हील इज द फास्टेस्ट वे टू कम्युनिकेट। बिल्कुल ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है कैली इज डिस्कसिंग अ बिजनेस प्रॉब्लम विद पॉल ऑन द टेलीफोन। हु विल बी इन्वॉल्व्ड इन इनकोडिंग द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस। कौन इनकोडिंग कर रहा होगा? बिल्कुल, क्योंकि जब आप टेलीफोन पे बात कर रहे होते हो तो टू वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। जब आप बोल रहे हो तो आप इनकोड कर रहे हो, जब दूसरा बंदा बोल रहा है तो वो इनकोड कर रहा है बेसिकली, तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। सो बोथ कैली एंड पावल। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यू लेगिस्लेशन would provide greater employment opportunities in large companies? B. New laws to prevent discrimination in the workplace। बिल्कुल ठीक है। सना, ए क्यों नहीं हो सकता? हेल्थ एंड सेफ्टी के अगर ज़्यादा लॉज होंगे तो एम्प्लॉय तो ज़्यादा खुश होंगे, तो फिर क्यों ए क्यों नहीं हो सकता? ओके, बेसिक, ओके, ओके, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यू लेगिस्लेशन वुड प्रोवाइड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लार्ज कंपनीज। देखो, जब जर्नली लेगिस्लेशन होती है एम्प्लॉयर्स के लिए, तो एम्प्लॉयर्स उससे खुश नहीं होते, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेगिस्लेशन होगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ेगा वो उतनी ज़्यादा जॉब्स कम क्रिएट करेगा। ठीक है, आप देखो ना, पाकिस्तान में बंदे के पास थोड़े से पैसे होते हैं, उसके घर में 4 नौकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन यूएस में बड़े अच्छे अच्छे मालदार लोग होते हैं, लेकिन वो नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते घर में। क्यों? क्योंकि उनके लॉज ही इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई न्यू लॉज बनते हैं तो उससे एम्प्लॉयर खुश नहीं होता, बट कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं जो एम्प्लॉयर उसको बनाने में खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उसमें उसका खर्चा नहीं हो रहा होता। जैसे न्यू लॉज ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी, अब जब एम्प्लॉयर ये बनाएगा तो उसको पता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी जितने ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा हेल्थ एंड सेफ्टी का। सी देखो, न्यू लॉज ऑन हायर कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयर ब्रीचेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एम्प्लॉयर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, तो ये तो एम्प्लॉयर का काम और मुश्किल हो रहा है। सेम लाइक हेल्थ एंड सेफ्टी। न्यू लॉज मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू डिसमिस एम्प्लॉय अनफेयरली। आप एम्प्लॉय को फायर करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है, तो आप हायर ही नहीं करते इस डर से कि आपको फायर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन न्यू लॉज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस, ये ऐसा है कि इसमें आपने लॉ बनाना है ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसमें एम्प्लॉय भी खुश है और इसमें एम्प्लॉयर भी खुश है। एम्प्लॉयर क्यों खुश है? क्योंकि ये लॉ बनाने से एम्प्लॉय मोटिवेट भी हो रहा है और एम्प्लॉयर का खर्चा भी नहीं आ रहा। लेकिन ए, सी एंड डी तीनों में एम्प्लॉयर का ठीक ठाक खर्चा आता है। सो इसलिए बी जो है ये ऐसा न्यू लॉ है कि इसको आप जितना स्ट्रिक्ट भी बना दें, सारे एम्प्लॉयर्स को खुशी खुशी फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके पैसे इसमें नहीं लगते। यहां तक क्लियर है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड? जी एल्सा। PCAOB मुझे थोड़ा थोड़ा तो कहीं याद पड़ रहा है, चलिए समझ लेते हैं कि नहीं पढ़ा। तो पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड बेसिकली क्या काम होता है? पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड का ये काम होता है कि उसे देखना होता है कि कंपनीज ने जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो उन्होंने देखना होता है कि कंपनीज जो हैं उसको फॉलो कर रही हैं या नहीं, वो कंप्लायंस कर रही हैं या नहीं, तो उन्होंने नज़र रखनी होती है कंपनीज में। इसको शॉर्ट में PCAOB भी कहते हैं और पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड भी कहते हैं इसको। जो सॉक्स था, सर्बेंस ऑक्सले एक्ट, ये उसका आउटकम है। जब सॉक्स आया था अर्ली 2000 में, तो साथ ही पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड भी बना था। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है यूएस में, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसने कंपनीज, जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उन पे नज़र रखनी होती है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक कर रहे हैं, टैक्स ठीक से पे कर रहे हैं, और जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने उनको बताया है उसको फॉलो कर रहे हैं। एल्सा, बेस्ड ऑन दिस कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी, द मॉनिटरिंग एंड ऑफ लीगल एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ए जो है, इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर से इनका कोई काम नहीं होता। दूसरी बात ये, इंटरनल ऑडिट को कोई सुपरवाइज भी नहीं करता। एक्सटर्नल ऑडिट को कुछ डिपार्टमेंट सुपरवाइज जरूर करते हैं क्योंकि वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है।
इंटरनल ऑडिट को कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सुपरवाइज नहीं करता, आप करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। तो ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। द कमीशनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ये तो आईएएसबी का काम होता है। द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन्होंने लेजिस्लेशन करना होता है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो तो गवर्नमेंट का काम होता है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी या लॉ बनाना गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट का काम नहीं होता। तो ऑब्वियसली बी ही बचता है, मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड, सो बी इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। द प्रपोजल टू रिकग्नाइज द वर्क ऑफ द कॉल सेंटर यूटिलाइजेस प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय विच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, तीन स्कूल ऑफ थॉट मैनेजमेंट के दिए हुए, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। Adrian is the manager of a call center. Consultants have advised him that by reorganizing his teams to complete specialized tasks, the call centers will be able to increase the throughput of work significantly. आउटपुट बढ़ा सकते हैं बेसिकली अपना, अगर अपनी टीम को रीऑर्गेनाइज कर लें, एज वेल एज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स कॉल मेड बाय द पब्लिक, वही आउटपुट बढ़ाने की बात हो रही है और प्रॉफिट बढ़ाने की। The reorganization proposals are unpopular with many workers who feel that their job will become tedious and repetitive. तो reorganization जब आप कर रहे हो अपनी टीम के, तो उससे एम्प्लॉयज खुश नहीं है, वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। The proposal to reorganize the work of call center utilizes principle put forward by which school of management thought? जी, एल्सा, वो क्या साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट क्या थी बेसिकली, साइंटिफिक थ्योरी। वेरी गुड, वेरी गुड। उसने ये बताया था कि मैनेजमेंट जो है वो जजमेंट या एक्सपीरियंस का काम नहीं है, मैनेजर्स जो हैं दे शुड एक्ट लाइक साइंटिस्ट्स, और उनको साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक मॉडल्स को यूज़ करना चाहिए मैनेजमेंट करते हुए। दिस इज़ द साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली, जो उसी फेडरिक टेलर ने ये थ्योरी दी थी। और अब यहाँ पर जब मैंने ये क्वेश्चन देखा है, तो इवन विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि ऑप्शन बी जो है ये ठीक है। क्यों? क्योंकि द एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल एंड एम्पिरिकल स्कूल ऑफ थॉट, ऐसा कोई हमने मैनेजमेंट थ्योरी नहीं पढ़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल ऑफ थॉट में आती हो या एम्पिरिकल में आती हो, तो सिर्फ बी ही करेक्ट है जो हमने पढ़ा है बेसिकली। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस अबव? द एग्रीगेट लेवल ऑफ डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक्स, the aggregate level of demand is in the economy is made up of government expenditure dash dash and net gains from international trade. तो यहां पर दो क्या चीजें आ सकती हैं, 1 2 3 4। अगेन सना का मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, सो सना ही अटेम्प्ट करे इसको। कंजम्पशन 3 एंड 4, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी था। एग्रीगेट लेवल ऑफ डिमांड बेसिकली डेफिनेशन बुक में एग्जैक्टली ये डेफिनेशन भी दी हुई है। द एग्रीगेट लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एंड नेट गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन भी है वर्कबुक में। ओके, एग्रीगेट लेवल ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है कि आप कैसे डिटरमिन करते हो कि कितनी डिमांड होगी किसी भी प्रोडक्ट की या सब प्रोडक्ट्स की पूरे इकोनॉमी में। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा किसी जगह स्पेंडिंग करेगी उस जगह में सप्लाई बढ़ेगी, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। सेकंड, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगी और टोटल कंजम्पशन कितनी एक्सपेक्टेड है, और नेट गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ये चारों चीज़ें मिला के आपकी टोटल एग्रीगेट लेवल ऑफ डिमांड बनाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा बुकिश क्वेश्चन है, यूजली इतने नहीं होते एग्जाम में। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग द 4 P's आर प्राइस, प्रमोशन, डैश एंड डैश। एल्सा, वेरी गुड, पोजीशनिंग जो है इसमें P नहीं है, यही 4 P's हैं। वेरी गुड, सबको क्लियर है ये? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? ओके, डिसेंट्रलाइजेशन का कौन सा एडवांटेज हो सकता है? जी सारा, बिल्कुल, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में ये होगा कि आप जो सीनियर्स होंगे वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करेंगे जूनियर्स को,
और ऑब्वियसली जब देयर आर मोर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो वहाँ पर फिर अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. सो ऑब्वियसली मोर अकाउंटेबिलिटी एट लोअर लेवल्स. दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. आप फ्रीडम तो देते हो अपने एम्प्लॉय को काम करने की, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी आप इंक्रीज कर देते हो. बी जो है कंसिस्टेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा सेंट्रलाइजेशन में. एंड रिस्क रिडक्शन इन रिलेशन टू ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, नहीं, ये रिस्क जो है ज़्यादा हो जाएगा डिसेंट्रलाइज में, एंड इट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. सो सी जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन का डिसएडवांटेज है, बी जो है ये एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन है. सो ए इज़ द करेक्ट वन. क्लियर विद दिस?